सही जी। अच्छा जी, गुड टू गो विद वीक 3 कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बेसिकली बाय कि कार्ड पेमेंट्स जो हैं कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ पे आ गई हैं। बेसिकली अच्छा, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब अपने आप को म्यूट कर लें यार, सो दैट इट्स जस्ट मी हु स्पीकिंग, और इट विल बी इजियर फॉर द रिकॉर्डिंग देन, राइट? थैंक यू। Right. So starting off with the evolution of card payments. Basically, the first card payment that we can say just started was in 1950. Diners Club. आज भी एक बहुत बड़ी जो है वो कार्ड पेमेंट ब्रांड है डाइनर्स के नाम से, बट इट स्टार्टेड इन 1950 विद समथिंग कॉल्ड द डाइनर्स क्लब, और इसकी स्टोरी अपने थोड़ी सी मज़ेदार सी है। uh, इसमें मैं एक दो आप लोगों को लिंक्स शेयर करूंगा, वो आप लोग देखिएगा। But basically, the reason why it's called diners is because in 1950 somebody was at a restaurant and उनके पास basically payment में कुछ issues हुए, didn't have the cash to pay, and at that point they decided that there should be some kind of mechanism to pay with cards. So that's why they called it the diners club, क्योंकि ये जो पहला कार्डबोर्ड एक कार्ड बनाया था इन्होंने, वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में चलता था. So that's why it was called the diners club, and that's how diners started to begin with. जो सबसे पहली मेजर चेंज आई कार्ड पेमेंट्स के अंदर, और इसके अंदर हमने आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है कि एग्जैक्टली ये मैक्स स्ट्राइप कार्ड्स जो होते हैं, जो कि 1970 में इंट्रोड्यूस हुए, आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था इनको। ये क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं? सो दैट्स द सेकंड मेजर माइलस्टोन ऑफ इट। एंड ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को मेजर माइलस्टोन्स बता रहा हूँ, इसमें ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल माइलस्टोन्स इन बिटवीन। तो if you go and read the evolution of card payments online, हो सकता है you might find more things that are interesting, जो कि मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो हमसे relevant होगी। So in 1950 it started. In 1970 we had the first major change, जो कि mag stripe यानी कि magnetic stripe based payments हुई थी। 1993 में जो है वो significant change आई, जिसके ऊपर आज भी हम in essence काम कर रहे हैं, that is कि EMV standards develop हुए। ये जो EMV स्टैंडर्ड्स हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया चिप बेस्ड पेमेंट्स को बेसिकली, व्हिच इज अ मच मोर सिक्योर वे ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, एंड वील सी एग्जैक्टली कि ये कैसे होता है इन अ मिनट। एंड जो एक फोर्थ चीज है दैट इज एक्चुअली स्टिल गेनिंग ट्रैक्शन इन पाकिस्तान एंड रादर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ जगहों पे तो ये ऑलरेडी काफी कॉमन हो गई है, वो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स या NFC पेमेंट्स, टैप एंड पे जिसको कहते हैं। तो इफ सम ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस, अगर आप में से किसी ने हम लोग से बाहर देखा है, इनफैक्ट अब तो यहाँ पे भी UBL एंड एक दो और एंटिटीज ने ये काम शुरू कर लिया है कि आप फोन के अंदर ही कार्ड को बेसिकली एज अ वॉलेट अटैच कर लेते हैं। होस्ट कार्ड एमुलेशन कहते हैं उसको बेसिकली। सो यू हैव योर कार्ड अटैच्ड टू सम काइंड ऑफ वॉलेट, और आप अपने फोन को भी टैप करें पॉस टर्मिनल पे तो पेमेंट हो जाती है आपके कार्ड से, इस तरह की चीजें। सो काफी एक्साइटिंग डोमेन है। सो दिस इज व्हाट इज डेवलपिंग राइट नाउ। दिस इज जस्ट अ जर्नी ऑफ कार्ड्स बेसिकली। अब गोइंग स्पेसिफिकली इनटू कि किस तरह के कार्ड्स होते हैं, इससे पहले कि हम देखें कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है, इसको इस तरह समझ लें कि प्रेडोमिनेटली 4 तरह के कार्ड्स हैं अब दुनिया में। एक तो डेबिट कार्ड है, दिस इज समथिंग के बहुत कॉमनली हमारे यहाँ यूज होता है हमारी मार्केट में। ऑलमोस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी हु हैज एन अकाउंट हैज अ डेबिट कार्ड, राइट? अब इसकी खुसूसियत क्या होती है कि ये किसी न किसी बैंक अकाउंट या किसी न किसी वॉलेट से लिंक्ड होता है। ये खुद से कोई इसकी अपनी वैल्यू नहीं होती। डेबिट कार्ड के अंदर पैसे नहीं होते, डेबिट कार्ड का लिंक किसी अकाउंट के साथ होता है जिसके अंदर पैसे होते हैं। तो दैट्स बेसिकली अ डेबिट कार्ड। द सेकंड काइंड ऑफ कार्ड इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में जो फर्क है वो बेसिकली हमारे पास ये है कि कैन एवरीबॉडी स्टिल हियर मी? Yes. ठीक है, थैंक यू। नहीं, आई हैड अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम एक्चुअली, तो मैं आई जस्ट वांट टू चेक कि ये इशू तो नहीं हुआ कोई। सो क्रेडिट कार्ड के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर बस ये फर्क है, बेसिकली एज एन इंस्ट्रूमेंट यू यूज इट प्रीटी मच द सेम एज यू यूज अ डेबिट कार्ड। सो टेक्निकली यू स्वाइप इट, यू डिप इट, यू टैप इट। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस बैक एंड पे एज अ प्रोडक्ट के अंदर आता है कि यहाँ पे आप पैसे अपने खर्च नहीं कर रहे होते, किसी अकाउंट से लिंक नहीं होता।
इसमें रादर क्या होता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ पर्सनल लोन जो कि बैंक आपको दे रहा होता है। आप पूरा महीना खर्चा करें बैंक के एक्सपेंस पे, महीने के आखिर में बैंक आपको एक जो है वो स्टेटमेंट बना के देते हैं कि भाई ये पैसे आपने खर्च किए, ये पैसे आप मुझे पे कर दें। अब इसमें ऑब्वियसली फिर वो और फर्दर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड भी होते हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी क्रेडिट कार्ड इशू करने लगे। So there are a lot of variations in it, but that's essentially what a credit card is. कि आप अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे होते, you basically spend funds from the bank. अब जो second kind of एक card है, that is basically prepaid card. A prepaid card is again functions technically the same. You can use it for anything that you can use a debit card and the credit card for, but the only difference is कि prepaid card has some store of value in it. यानी कि प्रीपेड कार्ड के अंदर आप फंड्स लोड करते हैं, वो पैसे कहीं और रिजाइड नहीं कर रहे, वो किसी और चीज़ की रिफ्लेक्शन नहीं है। यानी कि वो आपके किसी अकाउंट की रिफ्लेक्शन नहीं है कि आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ और उससे आपका प्रीपेड कार्ड लिखते नहीं। प्रीपेड कार्ड एक स्टैंड अलोन एंटिटी होती है। इसी वजह से जो एक दो दफ़ा हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि जो पीसीएमएस होते हैं, प्रीपेड कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, उनको हम होस्ट भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनली तो हम होस्ट कोर बैंकिंग को कहते आए ना, जहाँ पे आपके अकाउंट रिजाइड करते हैं, जहाँ पे बैलेंसेस रिजाइड करते हैं। लेकिन प्रीपेड कार्ड के अंदर खुद एक बैलेंस होता है, तो इसलिए हम उसको जो पीसीएमएस होता है, प्रीपेड कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, उसको होस्ट कहते हैं। तो ये एक प्रीपेड कार्ड का फर्क है। और जो चौथी मेजर टाइप है कार्ड्स की, उसको चार्ज कार्ड कहा जाता है। अब चार्ज कार्ड इज एग्जैक्टली द सेम एज ए क्रेडिट कार्ड इन द सेंस के चार्ज कार्ड के अंदर आपके अपने पैसे नहीं होते, जो इशूअर इंस्टीट्यूशन होती है उसके पैसे होते हैं। लेकिन इसमें और क्रेडिट कार्ड में जो बुनियादी फ़र्क है वो एक तो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन का है बेसिकली, कि चार्ज कार्ड में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होता, उसके कुछ और मैकेनिज़म्स होते हैं। उसके अंदर बेसिकली आपको जो है वो एक फ़ी पे करनी होती है फॉर द कार्ड एंड मंथली बिल होता है सिर्फ। सो मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली हियर इन पाकिस्तान यूज़ अ क्रेडिट कार्ड एज़ अ चार्ज कार्ड, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ ये कंसर्न होती है कि वी डोंट वांट टू drive the basically get involved with interest. So we are actually using a credit card as a charge card कि महीने के महीने जो इस्तेमाल किया वो फौरन पे ऑफ कर दें। So that's basically it, the difference between a credit card and a charge card. इसकी टेक्निकलिटी में थोड़ा और जाए तो अगर ऑफ मतलब और भी फर्क होंगे इनके अंदर, लेकिन बुनियादी फर्क ही है जो मैंने आपको बताया। और फिलहाल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेशन एंड फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना डिफरेंस काफ़ी है। पेमेंट कार्ड्स की टाइप्स डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं एक्चुअली कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बेसिकली। अब ये जो पीछे हमने 4 कार्ड्स की टाइप्स देखी है, इन 4 कार्ड की जो टाइप्स हैं उनको किस किस्म के सिस्टम में मैनेज किया जाता है। उस सिस्टम में जब इन कार्ड्स को मैनेज किया जा रहा होता है तो इन कार्ड्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्योंकि किसी भी एंटिटी की लाइफ साइकिल आपने पूरी एंड टू एंड मैनेज करनी है। फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू से कि ठीक है इट्स टाइम टू क्रिएट अ कार्ड, टू द पॉइंट वेयर यू से कि यार दिस कार्ड इज नाउ एक्सपायर्ड। बीच में बहुत कुछ होगा। वो कार्ड इशू होगा, सबसे पहले तो एक्चुअली वो कार्ड प्रोड्यूस होगा, राइट? उसको हम इम्पोजिंग एसेंशियली कहते हैं इन प्रॉपर टर्म्स। सो कार्ड इम्पोज होगा, कार्ड एक्टिवेट होगा, फिर कार्ड ऑब्वियसली यूज होगा, कहीं पर उस पर ट्रांजैक्शंस होंगी, बीच में उस कार्ड के ऊपर बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट आ सकती हैं, उसका पिन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल उस कार्ड के साथ लिंक कोई सप्लीमेंट्री कार्ड इशू करना है। आई मीन देयर मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। फिर फाइनली इस कार्ड को रिटायर करना है जब वो एक्सपायर हो जाए, या रिप्लेस करना है। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर कार्ड मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हम फ्रॉम अ कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने जितनी फीचर्स की बात की अभी हम इनको प्लॉट करेंगे कि अगर एक कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसका लैंडस्केप किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि हर कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में होना जरूरी है। इसके बगैर आप कार्ड्स मैनेज नहीं कर सकते, कार्ड इशू नहीं कर सकते। दूसरी चीज, एंड के ऊपर हम आ गए स्पेशलिस्ट मॉड्यूल्स के अंदर। ये कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगी, फीचर्स होंगी, जो कि शायद फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन परस्पेक्टिव तो जरूरी होती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो आपको कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से ही मिले। कुछ बैंक्स में इन चीज़ों को दूसरे सिस्टम से हासिल कर लिया जाता है। कुछ बैंक्स में 2-2 कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम चल रहे होते हैं, तो किसी के कुछ फीचर्स यूज हो रहे होते हैं। ये सारी वेरिएशंस हम अभी डिस्कस करते हैं इन अ सेकंड। प्री ट्रांजैक्शन में आए या ट्रांजैक्शन में और पोस्ट ट्रांजैक्शन में, तो ये बेसिकली एज वी आर बिल्डिंग दिस चार्ट हम इसको ब्रेक करेंगे इन दीज डिफरेंट फेजेस, कि कौन से मॉड्यूल्स या कौन सी फंक्शनैलिटीज प्री ट्रांजैक्शन के हिसाब से रेलेवेंट है, कौन सी ट्रांजैक्शन और कौन सी पोस्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से। So the first thing that obviously happens in the entire flow is the product and the service setup.
इससे मुराद ये है कि आप प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्ड्स देखें, जो भी आप लोगों के अपने बैंक अकाउंट्स होंगे और आपको कोई ना कोई डेबिट कार्ड्स इशूड होंगे या क्रेडिट कार्ड्स इशूड होंगे, तो उनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट टाइप होती है, उनकी कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। वीजा गोल्ड कह लें, प्लैटिनम कह लें, टाइटेनियम कह लें, कुछ भी कह लें। समटाइम्स ये प्रोडक्ट टाइप्स स्कीम से इनहेरिट हो रही होती है। ये जो गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक्चुअली स्कीम भी इशू करती है। स्कीम के डिजाइन और प्रोवाइड होते हैं, जो कि फिर इन मोस्ट केसेस इशूअर्स अडॉप्ट करते हैं अपने स्पेसिफिक कार्ड इशू करने के टाइम के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्राइसिंग और प्राइसिंग इनसे टाइड होती है। ऑब्वियसली दैट्स व्हाट दिस मींस। अगर आपके पास कोई गोल्ड प्रोडक्ट है तो उसकी एनुअल फीस ज्यादा होगी, उस पर फीस का स्ट्रक्चर भी कुछ और होगा। अगर आपके पास कोई प्लैटिनम प्रोडक्ट है तो फिर उसका उससे भी ज्यादा होगा। दैट्स अ मच हायर एंड प्रोडक्ट। सो ये जो सारी डिजाइनिंग होती है ना प्रोडक्ट की, वो इस स्टेज के ऊपर आती है, प्री ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट एंड सर्विस सेटअप। The plastic design obviously means is that's essentially the look and feel of the card itself. So when we're talking in this sense, pre-transaction and card embossing के stage पे, we often refer to cards as plastic. कि यार plastic का design या ये करके. We don't necessarily call them individual cards at this stage. That usually happens after they've been embossed. The second step is issuing and onboarding. So this is where the customer part of it comes into being, right? पहले हमने जो बात की वो हमने सिर्फ कार्ड और प्लास्टिक की बात की कि डिजाइन करना, प्रोडक्ट डिजाइन करना, उसका फिजिकल लुक एंड फील डिजाइन करना। इशूइंग एंड ऑनबोर्डिंग के अंदर जब हम आते हैं तो फिर हम बात करेंगे कोई ना कोई कस्टमर को ऑनबोर्ड किया जाए, कस्टमर की एंटिटी आपके पास क्रिएट होगी, आप उस कस्टमर से किसी कार्ड को लिंक करेंगे, एसेंशियली वो कार्ड इशू करेंगे उसको। एंड इफ यू रिमेंबर पिछले सेशन में हमने कहा था ना कि कुछ इशूअर होते हैं एक साइड पे ट्रांजैक्शन के और एक साइड पे एक्वायर होते हैं। तो वो इशूइंग की टर्म और ये इशूअर की टर्म यहीं से आ रही है, किसी को इंस्ट्रूमेंट देना इशू करने की बेसिस के ऊपर। फिर जो सेकंड मेजर स्टेप है प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर, वो ट्रांजैक्शन सपोर्ट आ गया ऑब्वियसली। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले 2 सेशंस के अंदर कवर किए हैं। ट्रांजैक्शन सपोर्ट से मुराद ये है कि जब भी आप जाके कार्ड को इस्तेमाल करें तो वो जो ट्रांजैक्शन हो उसमें ऑथराइजेशन होनी है, उसमें उस और ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस लगनी है, उस ट्रांजैक्शन को आपकी स्टेटमेंट के अंदर पोस्ट होना है, फिर बाद में क्लियर होना है, सेटल होना है। अगर आपके केस के अंदर कोई रिवर्सल्स आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है। अगर एक चीज़ वैसे हम लोगों ने शायद फ़र्क अब तक नहीं देखा और उसको हम आज देखेंगे, चार्जबैक्स की टर्म आप नहीं सुन रहे। हमने रिवर्सल की बात तो की थी कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो एट दैट पॉइंट इन टाइम सिस्टम्स जो है वो रिवर्सल जनरेट कर देते हैं, ताकि जो पीछे अगर फंड्स डेबिट हो गए तो वो दोबारा क्रेडिट हो जाए। जब भी आप बेसिकली ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर रहे होते हैं या कैंसिल कर रहे होते हैं तो आप रिवर्सल भेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अक्वायरर के एंड के ऊपर बिल्कुल आखिरी लेग में एटीएम से पैसे निकालते हुए कोई इशू आ गया तो वो फिर रिवर्सल जनरेट करके पीछे होस्ट तक भेज देता है कि ये आपने पैसे डेबिट तो कर दिए थे लेकिन ये मैं कस्टमर को दे नहीं पाया हूँ, ये आप उसके अकाउंट में रिवर्स कर दें, राइट। ये आपके पास थी एज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल। चार्जबैक बेसिकली वो होती है कि ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, पोस्ट भी हो गई, लेकिन बाद में अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल क्लेम रेस कर दे, डिस्प्यूट रेस कर दे, इसके लिए सही लफ्ज डिस्प्यूट है, हम डिस्प्यूट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यार मैंने तो ये ट्रांजैक्शन नहीं की है। या अगर फर्स्ट करें वो कहे कि मैंने ट्रांजैक्शन की है लेकिन आपने मुझे ट्रांजैक्शन में लिख के दिया मैंने 10,000 रुपए विड्रॉ किए थे, मैं तो 5,000 रुपए विड्रॉ किए थे, तो ये ट्रांजैक्शन गलत है। तो इस किस्म के जब डिस्प्यूट्स रेज होते हैं ना और फिर वो सेटल होते हैं तो उस केस में कोई पार्शियल रिफंड हो सकता है कस्टमर को या कोई फुल रिफंड भी हो सकता है, उसको चार्जबैक कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी सीएमएस के अंदर ऑब्वियसली रोल प्ले कर रही होती है। पोस्टिंग और जब पोस्ट ट्रांजैक्शन फेज के अंदर देखें तो बिलिंग एंड पेमेंट आ गई। ये वैसे डेबिट कार्ड्स में भी होता है बट द कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इज मोर रेलेवेंट टू एक्चुअली आपके पास जो क्रेडिट कार्ड्स हैं। डेबिट कार्ड्स की भी फीस होती है, आप एनुअल फी तो पे कर रहे होते हैं किसी न किसी कार्ड की और उसके अंदर भी चीजें होती हैं, पेमेंट्स और बिलिंग तो उसकी भी होती है। बट इन टर्म्स ऑफ अ क्रेडिट कार्ड ये बहुत फ्रीक्वेंट फेज होता है, इसके अंदर आप हर महीने बिल भी आ रहे हैं, आप उसको पे भी कर रहे हैं, उस पर जो है वो इंटरेस्ट और बाकी चीजें भी मैनेज हो रही हैं। और पोस्ट ट्रांजैक्शन के अंदर ही जो एक एस्पेक्ट कस्टमर सर्विस का भी आ जाता है, जैसे मैंने कहा पिन चेंज करना, सप्लीमेंट्री कार्ड इशू करना, कार्ड को दोबारा इशू करना, फॉर एग्जांपल चोरी हो गया या खो गया तो दूसरा कार्ड इशू करना, ये सारी चीजें। और सो ये जो पूरा एक फ्लो है, दिस इज बेसिकली द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इन चीजों के बगैर तो वो चीज फिर जो भी बनेगी उसको आप कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कहेंगे अगर उसमें। ऑफिस में सुबह के काम थे, मैंने कहा यार मैं वहां जाके लेट करूँ फिर मैं घर पे ही करके निकलूँ। माइक बंद कर लें आप प्लीज, माइक, थैंक यू। अच्छा,
तो ये हो गया आपके पास फेज पूरे हो गए, प्री ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन और पोस्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पेशलिस्ट मॉड्यूल्स के अंदर। ये है वो वैल्यू एडेड फीचर्स हैं जो कि दे आर वेल सम ऑफ देम आज के जमाने में तो यू माइट कंसीडर कि ये दे अंडरलाई एज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, बट ये कोर नहीं है एटलीस्ट। उसमें आपके पास कार्ड ओरिजिनेशन और कार्ड प्रोडक्शन के मॉड्यूल्स आ गए इशूइंग एंड ऑनबोर्डिंग के अंदर। बेसिकली इसको इस तरह से समझें कि अगर हम इन चीज़ों में टेक्निकल डिटेल में जाएं कि जब कार्ड ने प्रिंट होना होता है तो एक्चुअली होता क्या है। आपके पास जो कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहां से कार्ड फाइल तो जाती है, कार्ड फाइल जाती है एक, बेसिकली उसको हम एम्बोजिंग फाइल भी कहते हैं एक्चुअली। लाइक आई सेड, वो जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसको एम्बोज करना कहा जाता है। सो व्हाट इट रिक्वायर्स एज एन इनपुट इज एन एम्बोजिंग फाइल। उस एम्बोजिंग फाइल के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जब कार्ड के एक्चुअल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कार्ड में। पैन जैसे फॉर एग्जांपल पैन होता है, कार्ड होल्डर का नाम भी लिखा होता है, कोई एक्सपायरी डेट होती है, इस तरह की उसमें काफी सारी सैकड़ों चीजें होती हैं। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो एम्बोजिंग फाइल का पार्ट होती है। तो आपके सिस्टम में एक कार्ड पहले जनरेट होता है। सो लॉजिकली वर्चुअली एक कार्ड जनरेट हो गया, उसको आपने एक कार्ड नंबर असाइन कर दिया, किसी कस्टमर से टाई कर दिया, उसकी प्रोडक्ट उस पर अप्लाई कर दी, सारी चीजें सेट सॉर्ट आउट हो गई। इस तरह से फर्ज करें अगर आप कोई बैच चलाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर, के मैं हर 4 या 5 दिन में कार्ड इशू करूंगा या इम्पोज करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, तो वो जितने कस्टमर्स और जितने कार्ड्स आपके जमा हो गए एट दैट टाइम उन सबके लिए एक फाइल जनरेट होती है जिसको इम्पोजिंग फाइल कहा जाता है। उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ये हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड एक कार्ड होगा जो आप प्रोड्यूस होना है जाके, वो आप किसी ना किसी परसो ब्यूरो को देते हैं। परसो ब्यूरो से बेसिकली मुराद होती है पर्सनलाइजेशन ब्यूरो। कार्ड प्रोडक्शन को कार्ड पर्सनलाइजेशन कहा जाता है इन एसेंस। सो आप वो किसी परसो ब्यूरो को देते हैं। अब अक्सर बैंक्स खुद कार्ड पर्सनलाइजेशन भी कर लेते हैं। बहुत सारे बैंक्स ने अपने पास जो एम्बोजर्स, प्रिंटर्स इस तरह के लगाए हुए होते हैं, अपना डिवीजन सेटअप किया हुआ होता है जो कि कार्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। बहुत सारे इस एक्टिविटी को आउटसोर्स कर देते हैं। काफ़ी सारी एंटिटीज हैं यहाँ पे भी जो कि बेसिकली आउटसोर्स मॉडल पे बैंक्स के लिए कार्ड प्रोड्यूस कर देती हैं, क्योंकि ये थोड़ा इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सपेंसिव एंडेवर। ये सस्ता काम नहीं होता। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। स्पेशली अब जब हम ईएमवी कार्ड इशू करते हैं तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंडेवर। तो और वो हम अभी आगे देखने लगे कि ईएमवी में ऐसा क्या होता है कि उसको हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हैं। तो दैट्स बेसिकली कार्ड प्रोटेक्शन, दैट्स अ स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल। सो दैट्स समथिंग दैट इज देयर। हर सीएमएस आपको जो है वो एम्बोजिंग फाइल तो जरूर निकाल के देगा, ये तो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। लेकिन उस एम्बोजिंग फाइल से कार्ड जनरेट करना, कार्ड प्रोड्यूस करना माइट नॉट नेसेसरीली क्वालिफाई एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सीएमएस। Card origination is a term that is more properly used in terms of credit cards. कार्ड को ओरिजिनेट करने से मतलब ये है कि जो अब इफ सम ऑफ यू एवर फेस्ड, बहुत कॉल्स आ रही होती हैं अक्सर क्रेडिट कार्ड वालों से बैंक से कि हमसे क्रेडिट कार्ड ले लें, हमसे क्रेडिट कार्ड ले लें। वो बेसिकली कस्टमर ओरिजिनेट करना, कार्ड के लिए जो है वो कोई ना कोई लीड जनरेट करना, ये भी एक एस्पेक्ट होता है इसके अंदर, जो कि क्रेडिट कार्ड्स के अंदर तो बहुत रेलिवेंट है। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रॉड मैनेजमेंट इज अ वेरी कोर एस्पेक्ट, बट इट्स नॉट a primary responsibility of a card management system. कुछ हद तक आपको ये फंक्शनैलिटी स्विचेस के अंदर मिलती है, और स्विचेस में जिस थोड़ी बहुत लिमिटेड शक्ल में मिलती है उससे हटके फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तो अपने आप में एक फुल फ्लेज सिस्टम है। सर्विसेज मैनेजमेंट, वैल्यू एडेड सर्विसेज पे ये ट्रांजैक्शंस के अंदर डिफरेंट चीजें हम आ जाती हैं। वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस। कस्टमर सर्विस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, एक डिस्प्यूट मैनेजमेंट हो गया, यानी कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, पोस्ट हो गई और फिर बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं ये ट्रांजैक्शन गलत है, इसका कुछ करना है, तो वो पूरा डिस्प्यूट मैनेज करना होता है, एंड टू एंड चलाना होता है। डिस्प्यूट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। डिस्प्यूट रेज होता है, जो ट्रांजैक्शन में डिफरेंट एंटिटीज है उनको असाइन होता है, वो उस पर अपनी रिसर्च, अपनी जो भी एंड पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि हमारी गलती है, किसकी गलती है, वाकई में गलत फंड डिस्पर्स हुए, क्या हुआ है। वो जो सारी चीज मैनेज करनी होती है वो डिस्प्यूट मैनेजमेंट में आती है। एंड कलेक्शंस भी आ जाती हैं, जो कि अगेन इज अ टर्म दैट इज मोर रेलेवेंट टू कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स रादर, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड्स आपने बेसिकली बिल जो कस्टमर को इशू किया उस पर कलेक्शन भी लेनी है। तो अब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। वैसे यहाँ पाकिस्तान में तो आपके पास अगर कोई बिल पे ना करें तो उसके पीछे बैंक्स कुछ लोग लगा देते हैं उनसे पैसे निकलवाने के लिए। बट अगेन सो दैट्स बेसिकली द पर्पस ऑफ द कलेक्शंस मॉड्यूल, कि जो आपकी
आउटस्टैंडिंग जो भी बिल्स हैं उनको करेक्ट भी करना होता है। एंड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इज एन एक्चुअली इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझें कि इस पे हमने बहुत ब्रीफली बात की थी जब हम स्कीम से बात कर रहे थे कि हर स्कीम के साथ एक सर्टिफिकेशन होती है। अब सर्टिफिकेशन को आप इस तरह से समझें, दैट इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर स्कीम्स फॉर प्रोडक्ट्स इन दिस सेंस कार्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इशू हो रहे हैं। जब भी आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट इशू करने लगते हैं तो उसकी सर्टिफिकेशन होती है, यानी कि ये चीज टेस्ट होके प्रूव होती है कि हाँ ठीक है ये अब सही चल रही है। यानी कि अगर आपको मैं कार्ड दे रहा हूँ तो मैं जिस स्कीम का कार्ड दे रहा हूँ, फर्ज करें मैं पेपाक का कार्ड दे रहा हूँ या मैं वीजा का भी दे रहा हूँ, तो वीजा की कुछ ना कुछ एक सर्टिफिकेशन रूल बुक होती है, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन गाइड होती है। उसमें ये लिखा होता है कि आप ये 10, 50, 100, 1000 जितनी भी रेलेवेंट है वो यूज केसेस लिखे होते हैं। इन सबको आप टेस्ट कर लें, अगर ये सारे सही चले तो यू आर सर्टिफाइड टू गो अहेड। उसको बेसिकली उसको सर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर आप स्कीम के टर्म में बात करें और आप बोले कि मैं वन लिंक के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो वन लिंक एक सर्टिफिकेशन करेगा, उसमें वो अपनी सारी ट्रांजेक्शन आपके साथ एक दफा गुजार के देखेगा सब चल रहा है या नहीं चल रहा। इसी तरह जब आप कार्ड की बात करते हैं तो फिर कार्ड की सर्टिफिकेशन होती है कि ये एटीएम पे चल रहा है या नहीं चल रहा, पॉस पे चल रहा है या नहीं चल रहा, चिप चल रही है या नहीं चल रही, मैक्स ड्राइव चल रही है या नहीं चल रही। तो ये जो चीज होती है इसको एंड टू एंड मैनेज करना होता है, तो टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन की भी मॉड्यूल्स होते हैं इस हिसाब से। So that's basically a look at a card management life cycle. एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं, what does a typical CMS environment look like, फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे इसके ऊपर। So this basically is the same structure जो हम पीछे देखते आए। आपके पास कोर बैंकिंग है जहाँ पे आपके बैलेंसेस रिजाइड कर रहे हैं, और हम ये डेबिट कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। आई होप कि अब बाय दिस पॉइंट इन डायग्राम्स को देख के आप खुद ये रियलाइज कर पा रहे होंगे कि यार ये किस चीज की एनवायरनमेंट लग रही है आपको। तो चूंकि मैंने कोर बैंकिंग एक्सप्लिसिटली दिखाया है, इसका मतलब है बैलेंसेस वहाँ रिजाइड कर रहे हैं। सो द इंटेंशन हियर इज के सीएमएस में डेबिट कार्ड्स पड़े हुए हैं। दोनों सिस्टम्स आपके मिडिलवेयर से कनेक्टेड है, मिडिलवेयर से आपके चैनल्स भी कनेक्टेड है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम पीछे जो फ्लोज देखते आए एटीएम से कैश विड्रॉल के, उसमें एक सीएमएस का रोल था। इफ यू रिमेंबर, पिन वैलिडेट होती थी, कार्ड की लिमिट्स वैलिडेट होती थी, तो दैट यू माइट रिकॉल, राइट। इसी तरह जो आपके पास दूसरे भी चैनल्स हैं उनके ऊपर भी सीएमएस के साथ कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आप अपनी मोबाइल बैंकिंग के ऊपर जाके, कुछ बैंक सब देते हैं, आप मोबाइल ऐप के थ्रू जाके कार्ड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करें, so that means that there is some kind of connectivity between the CMS where that card actually lies। क्योंकि अगर कार्ड को वाकई में एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होना है तो वो कहीं और नहीं होता, वो सीएमएस के अंदर जाके कोई ना कोई फ्लैग उसके ऊपर अपडेट होगा कि यार इसको ये अब डीएक्टिवेटेड है, या ये इसका स्टेटस चेंज है, ये हॉट है या वार्म है या कुछ भी है। तो ये एक चीज होती है बेसिकली आपके पास। इसके अंदर स्कीम्स तो दूसरी साइड के ऊपर आई गए। एक चीज और है जिसको हमने अब तक नहीं देखा, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, दैट्स एन हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, इसको हम HSM भी कहते हैं। ये जो HSM होता है बेसिकली, ये जो है वो जो HSM होता है, दिस बेसिकली इज, इसको आप इस तरीके से समझें कि अभी हम आगे जाके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्रिप्टोग्राफी के, कि हाउ एक्चुअली कार्ड्स आर सिक्योर इन टुडेज डे एंड एज। तो उसमें HSM की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि वो जो क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस होते हैं, वो जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, वो हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल करता है। एंड दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल। इसका मकसद ही सिर्फ एक होता है, और वो होता है आपके पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेंटेन करना, डेटा की इंटेग्रिटी इंश्योर करना। आप जब एटीएम के अंदर अपनी पिन डालते हैं, एंड दैट्स बेसिकली एन ऑनलाइन पिन वैलिडेशन हो रही होती है उस केस के अंदर, ऑथेंटिकेशन होती है। वो जो आप पिन डालते हैं ना, वो पीछे जाके एक्चुअली उसके वैलिडेट होने में HSM का एक रोल होता है, और बहुत मेजर रोल होता है। इसी तरह जब आपको कार्ड्स इशू हो रहे होते हैं तो उनके अंदर कुछ कीज इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो कीज सारी HSM से जो वो जनरेट भी होती है, वहाँ पे स्टोर भी होती है। इन सब केस डिफरेंट काइंड की कीज होती है। तो ये जो हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है, इसको बेसिकली अलग रखने का मकसद ये है, जो काम ये कर रहा है, ये काम किसी न किसी सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन से भी हो सकता है। But the only reason an HSM is used is because it's actually a standard and it's extremely secure. HSM को compromise करना is next to impossible actually. So that's why an HSM is used for this purpose. तो जहाँ भी इंक्रिप्शन होगी, वहाँ पे वो HSM के साथ इंटरफेसिंग होती है यूजुअली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। एंड ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव सिस्टम्स होते हैं themselves. Just last year we purchased some HSMs. So just to give you an example, एक single HSM की cost भी is around $45,000. So it's a pretty expensive proposition. Um,
अच्छा, so before now moving into the technical part, एक लास्ट चीज हम फ्रॉम CMS सिस्टम परस्पेक्टिव मॉड्यूलर्स देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स होते हैं क्या है CMS के अंदर. So basically there are essentially 5 modules हमने इसको ब्रेक किया. These are again core modules. इसके अलावा और modules भी होंगे, लेकिन मैं इन 5 modules की आपके साथ जल्दी से डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ. जो पहला काम है आपके पास वो कार्ड डिसीजन एंड एप्लीकेशन कैप्चर होता है CMS का. सो दिस इज अगेन द इनिशिएशन फेज. ये वो वाला फेज है जहाँ पे, और ये ज्यादा रिलेवेंट होता है क्रेडिट कार्ड्स की टर्म में, ज्यादा रिलेवेंट होता है क्योंकि वहाँ पे आपने ये डिसीजन लेना होता है कि मैं इस शख्स को कार्ड दूं या ना दूं, राइट. अब अगर आप किसी को क्रेडिट कार्ड दे रहे हो तो सर्टेन पैरामीटर्स उसके लिए फुलफिल होने चाहिए. अगर आप में से किसी ने कभी क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपसे बहुत दफा उन्होंने पूछा होगा सर आपकी सैलरी क्या है, सर आपका घर आपका अपना है या नहीं है. तो वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे वो ये डिटरमिन करते हैं कि हमने जो है वो देना है या नहीं देना है, जो है वो किसी को कस्टमर डेटा, सॉरी हमने क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं देना. तो उसकी बेसिस पे कस्टमर डेटा की बेसिस के ऊपर ये डिसीजन हो रही होती है. और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होंगे. क्रेडिट ब्यूरोज एक एंटिटी होती है बेसिकली. पाकिस्तान में भी हमारे पास गालिबन 2 क्रेडिट ब्यूरोज हैं, डेटा चेक है और दूसरा भी है, मेरे जहन से नाम निकल रहा है अभी. वो बेसिकली क्रेडिट ब्यूरोज ये करते हैं कि हर शख्स की जिसके पास भी जो भी बैंकिंग नेटवर्क के अंदर है एसेंशियली उसकी एक क्रेडिट प्रोफाइल मेंटेन हो रही होती है. बाहर मुल्कों में ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है और हर चीज में यूज होती है. यहाँ पे शायद इतनी प्रिवेलेंट ना हो, लेकिन यहाँ पे भी बनती जरूर है. वो ये है कि अगर आपने फर्ज करें 2-3 बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, तो ये जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं इनकी बैंक्स के साथ डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं और वो हर शख्स के पीछे एक प्रोफाइल बना रहे होते हैं. उस प्रोफाइल में आपको एक स्कोर असाइन होता है और वो स्कोर जो होता है ना वो इस बेसिस पे असाइन होता है कि इन्होंने आज तक कितने लोन्स लिए हैं, उन लोन्स को टाइम पे सर्विस किया है या नहीं किया. अगर क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पे होती है या नहीं होती. तो इससे फायदा ये होता है कि आगे जब दूसरे बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे होते हैं, आप किसी और बैंक से आके लेने लगे तो वो हमेशा क्रेडिट ब्यूरो से आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं. यार ये बंदा है कैसा, ये टाइम पे पेमेंट्स करता भी है या नहीं करता, सिर्फ खर्चे करता है भरता नहीं है, ये वाली चीज है. सो दैट्स बेसिकली द पार्ट ऑफ द कार्ड डिसीजन एंड एप्लीकेशन कैप्चर. कार्ड प्रोडक्शन के अंदर हम आते हैं तो ये वही वाली बात हुई इम्पोजिंग वाली जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. इसमें जो टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई है, ट्रैक फॉर्मेट, CVM एक्सपायरी, इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने लगे. बस एक चीज मैं बता देता हूँ इसके अंदर के CMS के अंदर कार्ड की जो हमने प्लास्टिक की बात की थी उसकी एक इन्वेंट्री भी मैनेज होती है, उसकी वो भी ट्रैक होती है. सो दैट इज वन कोर एस्पेक्ट ऑफ इट जो हमने पीछे नहीं देखा था. और पिन की प्रोडक्शन भी इसका ही पार्ट होती है. और पिन की भी फिर टाइप्स होती है. एक होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल पिन. नेचुरल पिन बेसिकली वो होती है कि जिस टाइम पे कार्ड जनरेट हो रहा है जो पहली दफा उस वक्त एक पिन जनरेट होती है और वो उस कार्ड के साथ फॉर लाइफ अटैच हो जाती है, वो बेसिकली नेचुरल पिन कहलाती है. और DB पिन वो होती है जिसको हम एसेंशियली यूज कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं. वो डेटाबेस में रिजाइड कर रही होती है तो उसको हम DB पिन भी कहते हैं. कार्ड ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन एंड क्लियरिंग, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. कुछ यहाँ पे अगेन टेक्निकल चीजें लिखी हुई होंगी, इन सबको हम अभी देखेंगे आगे. CVM लिखा हुआ है, पॉस एंट्री मोड लिखा हुआ है, पिन, CVV, EMV. तो इसलिए मैं एट दिस स्लाइड इनके ऊपर अभी टाइम नहीं लगा रहा. बस ये समझ लें कि ये एक कोर कंपोनेंट है आपके CMS सिस्टम का. ट्रांजैक्शन बिलिंग एंड स्टेटमेंट भी अगेन हम देख चुके हैं, सो इसमें भी देयर इज नो नीड टू पुट इन मच टाइम. फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड पर्सपेक्टिव दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहीं पे बेसिकली आपको बिल इशू हो रहा होता है. एक चीज जो हमने पीछे नहीं डिस्कस की वो मैं बता देता हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अल्फला का कार्ड यूज किया तो अल्फला के साथ एक टर्म यूज होती है ऑर्बिट्स, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट. सो दैट इज अ रिवॉर्ड प्रोग्राम. तो उन्होंने एक कोरिलेशन बना दी पैसों के बीच में और एक ऑर्बिट जो कि उन्होंने एंटिटी जो है वो खुद जो है वो लॉन्च की हुई है. उस एंटिटी को किसी और कोई और तो उस एंटिटी को ओन नहीं करता. तो उसकी पूरी एक उन्होंने जो है वो मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि इतना खर्चा करेंगे तो मैं आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दूंगा. और फिर उस रिवॉर्ड पॉइंट के पीछे आप फिर जाके उस रिवॉर्ड पॉइंट से उनकी ऐप के थ्रू अल्फा मॉल में या कहीं पे भी जाकर उन पॉइंट्स को जब रिडीम करें तो कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू में ट्रांसलेट होता है वो. तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेशन वगैरह ये चीजें ये भी फिर CMS का पार्ट बन जाती है. जो फाइनल चीज हमने देखी थी वो मैंने आपको बताया था चार्जबैक्स के बारे में. सो वो डिस्प्यूट जो है वो डिस्प्यूट्स मैनेज करना एसेंशियली. दिस इज आल्सो an important module. मैं यहाँ पे various modules का है. This is again not the primary responsibility of the CMS, but the transaction dispute management module is extremely important. So that's why we're mentioning it here specifically. कि इन ये जो 5 modules हैं ये आपको end to end customer को सर्विस करने में enable कर देंगे.
इन 5 में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो शायद आप कस्टमर को सर्विस ना दे पाए. So that is why these 5 are extremely important. So that's basically it. We're done with the card management system part. अब हम specific cards के अंदर जाएंगे तो hopefully this part of the session should be a little bit more fun and engaging. कार्ड फंडामेंटल्स के अंदर हम आते हैं और देखते हैं बेसिकली कि कार्ड होता क्या है और उसकी बेसिकली क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह काम करता है. तो अगले होपफुली आई ट्राई टू रैप दिस अप इन 20 to 30 मिनट्स. इन 20 to 30 मिनट्स के अंदर जो है वो हम इन सवालों के जवाब देंगे कि बेसिकली ये जो कार्ड के ऊपर सारे प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं ये क्या होती हैं, मैक्स ड्राइव क्या है, किस तरह काम करती है, उसके साथ मसले क्या है, और ये EMV क्या है जो चिप है उसने बेसिकली उन मसलों को किस तरह सॉल्व किया. So let's start off with the various components of a card. So पहली चीज जो आपको कार्ड पे नजर आती है वो कोई ना कोई ब्रांडिंग होती है किसी इशूइंग इंस्टीट्यूशन की, कोई ना कोई बैंकिंग लोगो होगा जिस भी बैंक ने आपको कार्ड इशू किया. From an authentication and authorization perspective, this doesn't really have any use. It's just a branding, सिर्फ एक ब्रांडिंग का एस्पेक्ट है. ये आपके कार्ड पे ना भी हो तो एसेंशियली आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But that's the first thing that you see on a card. The second thing that you will see today, especially पाकिस्तान में तो आपको ये जरूर नजर आएगी क्योंकि अब पाकिस्तान में तो मैंडेट है कि आप सिर्फ EMV चिप कार्ड इशू करेंगे, मैक्स ड्राइव कार्ड सब इशू करने की इजाजत ही नहीं. So the second thing that you'll see is the EMV chip. This chip is essentially going to be a core discussion point in later slides. कि किस तरह इस चिप ने एक्चुअली कार्ड को ट्रांसफॉर्म किया है. इस चिप के अंदर दुनिया जहाँ की चीजें होती हैं जिनको हम अभी आगे देखते हैं आगे 1 मिनट में. The third thing and perhaps one of the most important things on the card is the PAN or the permanent account number. अब ये जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका, ये वो इंडिविजुअल आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर है किसी भी कार्ड का, राइट. सो एंड जब आप कोई रिमोट ट्रांजैक्शन भी कर रहे होते हैं, रिमोट कॉमर्स या ऑनलाइन परचेस कर रहे होते हैं, तो ये पैन नंबर ही होता है जो कि आप यूज करते हैं वो ट्रांजैक्शन करने के लिए. इसके अलावा आपके पास एक वैलिड फ्रॉम डेट होगी. दिस इज बेसिकली टेल्स यू व्हेन द कार्ड इज इशूड. इट डज नॉट टेल यू व्हेन द कार्ड इज एक्टिवेटेड. रिमेंबर, ये एक फर्क है बुनियादी, इसको याद रखिएगा. आपको कार्ड आज मिल जाए, उस पर डेट आज की लिखी होगी, आप उसको एक्टिवेट 6 महीने बाद भी कराएं भले. सो दिस इज बेसिकली द डेट ऑफ द कार्ड इशुएंस. आप कार्ड होल्डर का नाम लिखा होता है, एक एक्सपायरी डेट होगी जिसको अंटिल एंड भी कहा जाता है. हमारे यहाँ यूजुअली आपको कार्ड्स में ये अंटिल एंड की टर्म मिलेगी ज्यादातर. फिर आपको एक कोई ना कोई पेमेंट नेटवर्क लोगो होगा. ये भी ब्रांडिंग का पर्सपेक्टिव है एक, बट एसेंशियली टेल्स यू कि कौन सी ब्रांड का कार्ड है, कौन सी स्कीम का इशूड कार्ड है. तो फॉर एग्जांपल कोई भी कार्ड अगर आपको मिलता है तो हमने पीछे जो स्कीम्स की बात की है वो किसी न किसी स्कीम से टैग्ड होता है क्योंकि उसको किसी नेटवर्क का पार्ट बनना है आगे जाके, राइट. अब अगर आप फॉर एग्जांपल, और इससे किस तरह का फर्क पड़ता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अब ये पेपैक जो है वो पाकिस्तान की ब्रांड है, राइट. पाकिस्तान एसेंशियली पाकिस्तान नेशनल स्कीम. अब ये वन लिंक की इशूड है आपको, राइट. पेपैक का कार्ड आप पाकिस्तान में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको वीजा का कार्ड ट्रेडिशनली हम यूज करते रहे, मास्टर कार्ड यूज करते रहे, चाइना यूनियन पे की भी कुछ हद तक पेनिट्रेशन है, वो जो कार्ड्स हैं वो आप पाकिस्तान में यूज करें बिल्कुल ठीक चलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में वो स्कीम्स मौजूद हैं. पाकिस्तान से बाहर जाएं वो कार्ड्स बिल्कुल ठीक चलते हैं क्योंकि हर जगह पे उन स्कीम्स की एफिलिएशन है. वो जो एक ओपन लूप सिस्टम की हमने बात की थी लास्ट टाइम, वो ओपन लूप्स बने हुए हैं, कनेक्टिविटी बनी हुई है. तो आप कहीं बाहर जाएं तो वो स्कीम्स के थ्रू, लोकल स्कीम के थ्रू राउट होते हुए जो ग्लोबल स्कीम है उसके पास तक ट्रांजैक्शन पहुंच जाती है और फिर वो ग्लोबल स्कीम यहाँ पाकिस्तान में पीछे ईश्वर को वो ट्रांजैक्शन दे देता है. पेपाक के केस में अभी ऐसा नहीं हो रहा. अभी पेपाक का वो उस तरीके से ओपन नेटवर्क नहीं बना हुआ कि वो पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल हो सके. तो अगर आप दुबई जाके पेपाक का कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेपाक की एफिलिएशन नहीं है इस वक्त किसी दुबई बेस्ड किसी लोकल स्कीम के साथ कि वो एक दूसरे के बीच में राउट कर लें. और ना ही पेपाक की ट्रांजैक्शंस वीजा के या मास्टर कार्ड के नेटवर्क के ऊपर से जो है वो होके आएंगे क्योंकि स्कीम की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात तो नहीं है. स्कीम को वो क्यों अपने कंपैरेटिव स्कीम को बोलेंगे कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लें. सो स्कीम से ये फर्क पड़ता है एक एसेंशियली. और ऑब्वियसली पीछे हमने बात की थी ना कि जब हम कहते हैं प्रोडक्ट डिजाइन होती है, सब कुछ होता है, तो वो स्कीम से भी इनहेरिट हो रहा होता है. स्कीम के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. सो ये हमने पेमेंट नेटवर्क की स्कीम की बात कर ली. फिर आपके पास एक चीज आ गई
कॉन्टैक्टलेस की, सो दिस इज अगेन जस्ट अ सिंबल, बट इट बेसिकली टेल्स यू कि ये कार्ड जो है वो कॉन्टैक्टलेस के लिए enabled है या नहीं. So these are basically the various components that you see on the front of the card, right? अब इसी तरह कार्ड के बैक पे भी कुछ चीजें होंगी. कार्ड के बैक पे अगर हम जाएं तो कुछ यूजुअली खैर अगेन दिस इज इट्स मोर कॉस्मेटिक, कस्टमर के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हो ना लिखी हो. The important thing is the magnetic stripe. और the very next topic for us essentially is understanding कि ये magnetic stripe क्या थी और है और किस तरह काम करती है. बट ये जो मैग्नेटिक स्ट्राइप है इसके अंदर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जो कि कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी है. ट्रैक्स होते हैं इसके, उनके अंदर वो स्टोर्ड होती है, वो हम अभी आगे देखते हैं. सो मैग्नेटिक स्ट्राइप हो गई आपके पास. सिग्नेचर स्ट्रिप होती है. सिग्नेचर स्ट्रिप पे जगह होती है कि आप साइन करें, यूजुअली लोग नहीं करते जो कि एक्चुअली करना होता है. ये एक ऑथराइजेशन की टेक्निक भी है, लेकिन अगेन इस्तेमाल नहीं होती इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यू आर सपोज टू एक्चुअली हैव योर सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ द कार्ड. और जहाँ पे पिन इन्वायरमेंट ना हो, पिन से वैलिडेशन ना हो सके, वहाँ मर्चेंट पे एक्चुअली ये ऑनर्स होता है कि वो आपके कार्ड को देखे, आप जो रसीद पे सिग्नेचर करें उसको मैच करें कि कार्ड के पीछे जो सिग्नेचर है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो उसका मकसद बेसिकली ये होता है. अब एक होलोग्राम होता है जो कि अगेन इशूइंग इंस्टीट्यूशन का लगा होता है. दिस इज आल्सो सिक्योरिटी फीचर. अगर कोई ट्रेंड मर्चेंट हो तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअली कि वो कार्ड को देख के चेक करे कि ये होलोग्राम है या नहीं है. उससे बेसिकली आपको पता चलेगा ये कार्ड असल है या कोई काउंटरफिट कार्ड है. तो ये एक मकसद होता है इसका. और फिर एक आपको पीछे 3 डिजिट कोड मिलता है. पीछे जो हमको नजर आ रहा था इसको, वो या तो CVV2 होता है या CVC2 होता है. ये अच्छा, वैसे ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी कोड्स हैं 3 डिजिट. CVV, CVV2, CVC, CVC2. जैसे फॉर एग्जांपल CVV और CVC एक कोड होता है जो कि ट्रैक के अंदर एम्बेडेड होता है, वो कभी आपको विजुअली नजर नहीं आता, इट्स नॉट विजिबल. लेकिन ये CVV2, CVC2 पीछे आपके पास कार्ड पे लिखा होता है. दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट यू यूज एज पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. ये जो कोड्स होते हैं ना, वैसे इन कोड्स के साथ भी एक्चुअली वो होता है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे. लैंडस्केप में एक HSM था. अब जब ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना कहीं भी फॉर अ ट्रांजैक्शन, तो ये इन्फॉर्मेशन पीछे जाती है CMS तक. CMS ये जो कोड्स हैं ये थ्रू यूजिंग द HSM इनको ट्रांसलेट करके चेक करता है कि ये एक्चुअली इनके पास एक इमेज पड़ी होती है, उस इमेज से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. इन टेक्निकलिटीज में मैं भी टच नहीं करना चाह रहा. लेट्स जस्ट गो, एकदम से बहुत हैवी हो जाएगा. सो लेट्स टेक दिस अ लिटिल इजी. बस ये समझे कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ वैलिडेशन पर्सपेक्टिव. So that's done with the components of the card. Card के components में does any, so ठीक है. So going forward, the next we look at a mag stripe. क्या होती है और उसकी weaknesses क्या है. तो अब ये आपके पास let's say it's the front and the back of a card. ठीक है. ये जो mag stripe है इसके अंदर tracks होते हैं. We call them tracks and there can be up to 3 tracks, and in fact technically there can be any number of tracks. लेकिन यूजुअली there's a track 1 और track 2 जिसके अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं, और track 3 is there but it's not common, but होता है. अब ये जो ट्रैक मैं बोल रहा हूँ बाबर, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, मैग्नेटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है. क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ. सो इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ स्टार्ट सेंटिनल जो कि परसेंटेज का यूजुअली निशान होता है. ये जो मैं आपको भी दिखाने लगा हूँ वैसे बाय द वे दिस कैन वेरी फ्रॉम स्कीम टू स्कीम. ये हर स्कीम की अपनी डेफिनेशन होती है. किसी स्कीम का ट्रैक 1 जो है वो लेट्स से उसकी लेंथ 76 कैरेक्टर्स होगी. हो सकता है कोई बोले मेरा 85 कैरेक्टर्स का होता है. So there's some variation there, but from a concept perspective you should be able to understand this. So the first thing is the start sentinel. वो ये बताता है कि ये ट्रैक शुरू हो गया. जो सेकंड आप FC देख रहे हैं दैट्स बेसिकली द फॉर्मेट कोड. ये भी 1 डिजिट का होता है सिर्फ, और इसकी वैल्यू होती है या तो A या B या C या कोई अल्फाबेट इस हिसाब से वैल्यू होती है. ये प्री डिफाइंड प्री डिटरमिन्ड वैल्यूज होती हैं. B बेसिकली इज द वैल्यू. जब भी ट्रैक के अंदर वो ढूंढेगा तो वो स्टार्ट सेंट्रल परसेंटेज ढूंढेगा और उसके बाद देखेगा ये फॉर्मेट कोड क्या लिखा हुआ है. अगर तो उसको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको पता है कि मुझे जो है वो B फॉर्मेट के अंदर जाना है, क्योंकि B फॉर्मेट के अंदर यूजुअली ट्रांजैक्शन वाली डिटेल्स पड़ी होती है. इसी तरह एक A फॉर्मेट भी होता है, उसके अंदर कुछ इशूअर की अपनी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन के लिए फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इजंट रियली दैट इंपॉर्टेंट. तो उसको हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ इस B फॉर्मेट को देख रहे हैं. सो ट्रैक 1 के अंदर पहली चीज आपका स्टार्ट सेंट्रल आया, व्हिच इज सेइंग ठीक है द ट्रैक इज स्टार्टिंग.
B आया which is telling you कि ठीक है this is where you're going to find details related to the transaction. फिर उसके बाद आपका 16 डिजिट का जो पर्सनल जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो लिखा होता है, जो कार्ड का पैन नंबर होता है। उसके बाद फिर एक फील्ड सेपरेटर होता है बीच में which is usually this ये वाला साइन होता है आपके पास। फिर उसके बाद यूजुअली नेम होता है, लास्ट नेम, बीच में एक सेपरेटर स्लैश फर्स्ट नेम। इसकी लेंथ यूजुअली इट कैन बी अप टू 26 कैरेक्टर्स, इससे ज्यादा कार्ड्स अलाउ नहीं करते कि आप जो है वो नेम की फील्ड रख सकें। एंड अगेन दिस इज स्कीम स्पेसिफिक, हो सकता है कोई स्कीम अलाउ कर दे, आपको बोल दे आप 35 का रख लें। सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डेफिनेशन, बट सो यू हैव द नेम, देन यू हैव अनदर फील्ड सेपरेटर, और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो कुछ एडिशनल डेटा और डिस्क्रिप्शनरी डेटा की फील्ड होती हैं। इनके मैं स्पेसिफिक ब्रेकअप में नहीं जा रहा, वरना तो ये ट्रैक बहुत लंबा चल जाएगा। लेकिन ये वाला जो सेक्शन होता है इसके अंदर फिर आपको वो कार्ड एक्सपायरी इसके अंदर होती है। आप हर कार्ड का एक सर्विस कोड होता है, वो उसके अंदर होता है। सर्विस कोड इज बेसिकली अ वैल्यू दैट यू नेवर सी एज अ कस्टमर, वो आपको नहीं पता होगी। वो कार्ड पर्सनलाइजेशन के टाइम पे, मैं पर्सनलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमने पीछे देखा था जो कार्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम पर्सनलाइजेशन कहते हैं, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो वो कार्ड पर्सनलाइजेशन के टाइम के ऊपर जो है कार्ड के अंदर एम्बेड हो जाती है इन अ सेंस। मैक्स स्ट्राइप कार्ड है तो मैक्स स्ट्राइप के अंदर एम्बेड हो रही है, चिप है चिप के अंदर भी एम्बेड होती है। बाय द वे ये दोनों होते हैं हर कार्ड के ऊपर। उसका रीजन ये है कि ट्रांजैक्शन तो हम प्रेफर करते हैं कि चिप से करें, लेकिन देयर इज समथिंग दैट वी कॉल अ फॉल बैक मेथड। वो ये होता है कि अगर फर्स्ट करें फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, अगर चिप ना चल सके, हो सकता है आपके अपने कार्ड पे चिप डैमेज हो जाए, कार्ड उस जगह से बिल्कुल कट गया है, आपकी चिप डैमेज हो गई, अब आप चिप तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है आप जहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वहाँ पे पॉस्ट टर्मिनल में कोई खराबी हो, उसका चिप रीडर खराब हो, तो और ट्रांजैक्शन करना भी लाजमी हो, जरूरी हो। ऐसा भी ना हो कि आप कहें कि चलें ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं ट्रांजैक्शन नहीं करता। तो इसलिए ये दो मेथड्स कार्ड्स में दिए होते हैं कि चिप मैक्स स्ट्राइप एज अ फॉल बैक रखें, अगर चिप ना चले तो मैक्स स्ट्राइप इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन यूजुअली अब जो है वो मैक्स स्ट्राइप को इस्तेमाल करने को जो है वो इट्स नॉट प्रेफर्ड, और वो अभी आप देखेंगे आगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लास्ट इसमें टैग होता है दैट्स योर एंड सेंटिनल, जो कि यूजुअली क्वेश्चन मार्क होता है, वो आपको ये बताता है कि हम जो है वो इसको बेसिकली दैट्स द एंड ऑफ द ट्रैक, राइट। तो ये आपका ट्रैक 1 खत्म हो गया। अब ये जो ट्रैक 1 है, इसी तरह ट्रैक 2 होता है। ट्रैक 2 का स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ लिटिल बिट स्मॉलर, क्योंकि उसमें एक तो नेम नहीं आ रहा, सेकेंडली उसके अंदर सिर्फ बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। इसका मकसद ये है कि ट्रैक 2 में वही सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको ट्रैक 1 में मिल जाएगी, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसके अंदर। वो होती इसलिए कि अगर ट्रैक 1 ना रीड हो पाए फॉर एनी रीजन तो ट्रैक 2 तो रीड हो ही जाएगा, और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जिससे ट्रांजैक्शन फिर आपकी हो सकती है। तो वो रिडंडेंसी के पर्सपेक्टिव से होता है। सो दैट्स अंडरस्टैंडिंग के मैक्स स्ट्राइप कार्ड होता क्या है, ठीक है। इसके साथ मसले क्या है इसमें, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक टर्म होती है जो कि अब आप शायद आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो, स्किमिंग की, राइट। इफ यू लुक एट दिस इज अ मैक्स स्ट्राइप इन द सेंस के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है। इसमें किसी किस्म की इनक्रिप्शन नहीं है, एज इन डेटा इज इन एसेंस डेटा इज आउट देयर इन द क्लियर, राइट। अगर इसको कोई रीड कर ले, यानी कि मैग्नेटिक स्ट्राइप को रीड कर ले और ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले, तो like I said, everything that you need to make that you need to do a transaction is there in that tracks. So that's a bit of a problem if you can understand this, right? ये हमारे यहाँ actually कितने इसमें cases भी आए, rather lately, I think ये 3 साल या 4 साल पुरानी बात है। If I remember correctly, Hyperstar जहाँ पे आपका वो हाँ हाइपरस्टार ही मॉल है ना, वहाँ पे एक बेसिकली इशू आया था। उन्होंने कहा था कि एक एटीएम पे स्किमिंग डिवाइस लगी हुई थी और वो कुछ दिनों से लगी हुई थी, किसी को पता नहीं था। उसमें लोग अपने कार्ड्स डाले जा रहे हैं, कैश विड्रॉ करे जा रहे हैं। आपका कैश तो विड्रॉ हो गया, लेकिन वो जो कार्ड रीडर होता है ना, उसकी एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, स्किमर कहते हैं उसको, वो प्लग ऑन अटैच हो जाती है, पता भी नहीं चलता इन सम केसेस अनलेस यू रियली नो अबाउट एटीएम्स एंड आप ध्यान दे रहे हो। जब आप कार्ड उसमें से पास करते हैं, बेसिकली कार्ड रीडर के अंदर डालते हैं, उसको डिप करते हैं कार्ड को एटीएम के अंदर, तो वो उस कार्ड रीडर से स्किमर के थ्रू से गुजरती हुई अंदर जाती है। और ये बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, इसको कोई बड़ी डिवाइस नहीं होती, और सस्ती भी होती है। अब तो ये $20, $25, $30 के अंदर ये सारी डिवाइसेस मिल जाती हैं।
वो जब कार्ड उसमें गो थ्रू होता है तो वो ट्रैक को रीड करके डेटा अपने पास या तो स्टोर कर लेते हैं, कुछ स्कीमर्स ऐसे होते हैं जो स्टोर नहीं करते, बहुत ही छोटे से वाले होते हैं, वो बेसिकली ऐसे केस में वो स्कीमर लगाने वाला आसपास में कहीं होता है, जैसे ही आप उसमें कार्ड डिप करते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके रिले कर देता है उसको, वो अपने पास कहीं स्टोर कर लेता है। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम कि ये स्किमिंग, अब उसके पास कार्ड डिटेल्स तो आ गई, राइट? अगर फर्स्ट करें आप कार्ड को इनक्रिप्ट भी कर दें मैक्स के अंदर, प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि वो रहेगी स्टैटिक डेटा ऑथेंटिकेशन, इन द सेंस के आप उसको जिस तरह से इनक्रिप्ट करते हैं, अगर वो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ब्रेक हो गया तो भी वो इन्फॉर्मेशन आराम से हासिल कर सकता है, और आज के जमाने में कोई इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ब्रेक करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इट यूजेस स्टैटिक डेटा ऑथेंटिकेशन, यानी कि फर्स्ट करें आपके पास ये एक सिस्टम आ गया पेमेंट करने के लिए, अभी हम स्किमिंग किस तरह से इसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है हम वो देख लेते हैं। लेट्स से एक कार्ड स्वाइप आपने किया, ठीक है, ये जब आपने पॉज पे कार्ड स्वाइप किया तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पॉज मशीन जो है वो सिवाय कार्ड को रीड करने के, और शायद वो आपसे अगर कोई वैलिडेशन करे कुछ करे तो उसमें, खैर पॉज टर्मिनल देखें वैसे मैक्स ड्राइव में कोई असिस्ट करता नहीं है वैलिडेशन, मसला ही तो बेसिकली है। जब आपने कार्ड स्वाइप किया वो ट्रैक डेटा कैप्चर करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा टू द एक्वायर सिस्टम। अब ये जो एक्वायर सिस्टम पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना, ये जो ट्रैक डेटा जा रहा है, दिस इज ऑफन द प्रॉब्लम इज के इट्स इन द क्लियर, यानी कि ये मैसेज अगर कोई इंटरसेप्ट कर ले तो आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, उसके अंदर से कार्ड नंबर, वही सारी चीजें जो ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए चाहिए होती है वो उस ट्रांजैक्शन मैसेज में मौजूद है। अगर क्लियर या तो क्लियर होंगी, अगर क्लियर ना भी हो तो बेसिक इंक्रिप्शन होगी जो कि फिर बहुत आराम से तोड़ी जा सकती है। ईश्वर सिस्टम के पास जा रही है, ईश्वर सिस्टम जो है वो उसको वैलिडेट कर रहा है जो पैरामीटर्स थे आपके कार्ड के इस्तेमाल होने के, जो हम लास्ट उसमें भी देख चुके हैं, और फिर वो आपको ऑथराइजेशन बेसिकली रिस्पॉन्स दे रहा है पीछे। ये भी अगेन उसी तरीके से इन द क्लियर होता है, जब क्लियर में आया था तो उसी तरह क्लियर में जा भी रहा है या बेसिक इंक्रिप्शन के साथ वापस भी जा रहा है, सो दैट्स आल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और वापस टर्मिनल के पास आ रहा है, आपकी ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो रही है। इसमें सिर्फ स्किमिंग का बेसिकली मसला नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, ये ट्रांजैक्शन जो जा रही है और जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये या तो बिल्कुल क्लियर होता है, इन द क्लियर होता है, या फिर बहुत बेसिक इंक्रिप्शन होती है इसकी। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल हूँ वैसे तो आ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अल्फाज लिखे हुए जा रहे होंगे क्रिस्टल क्लियर, ऐसा तो नहीं होता। मैसेज प्रोटोकॉल्स भी टीएलएस के ऊपर होते हैं, अगर ओवर दी इंटरनेट जा रही है तो आपके पास उसमें भी सिक्योर जो आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, बट वो इन एसेंस उस मैसेज की सिक्योरिटी होती है, राइट? टीएलएस वगैरह ये सारे उस मैसेज को ट्रांसमिट करने की सिक्योरिटी होती है, ट्रांजैक्शन की अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि टर्मिनल ने उसको कोई पब्लिक प्राइवेट की पार्टनरशिप है उस अक्वायर के और ईश्वर के बीच में, उसने उसकी अपनी प्राइवेट की से करके फिर पब्लिक की से साइफर करके उसको भेजा, उसने उसको अपनी पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया, फिर किसी प्राइवेट की से एक और दफा डिसाइफर किया। वो जो एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो आपको ट्रांजैक्शन में चाहिए होगी वो मौजूद नहीं होती। मेरे बात करने का मकसद ये है, तो प्लीज इस तरह से कंफ्यूज ना होइएगा कि उसमें तो बिल्कुल क्लियर मैसेजेस जा रहे होते हैं। मकसद ये है कि ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कोई सिक्योरिटी बिल्ड नहीं की हुई। अगर वो सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तो ट्रांजैक्शंस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं मौजूद कि वो ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी इंश्योर कर सके। तो ये मैक्स ड्राइव के साथ की प्रॉब्लम है। ये जो मैक्स ड्राइव के अंदर का ये वाला मसला है कि ट्रैक्स के अंदर चीजें पड़ी हैं, ट्रैक्स देमसेल्व्स एक्सपोज्ड हैं। अब इससे जब हम आगे आए देखें कि इसको किस तरह हैंडल किस तरह किया गया, तो हम देखेंगे कि ईएमवी चिप्स ने इसको किस तरह से मैनेज किया। उसको बेसिकली मैं अगर एक जरा सी इसमें इंट्रो दे दूं, the thing that the chip does that the max drive doesn't do, इसके the chip has some computational power, ठीक है? अब ये तो चिप की एक कैपेबिलिटी है, उसकी एक काबिलियत है कि वो कुछ कर सकती है जो मैक्स ड्राइव नहीं कर सकती। मैक्स ड्राइव इज जस्ट अ स्पेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, आप उसको जिस शक्ल में स्टोर करेंगे वो स्टोर कर लेगी वो इन्फॉर्मेशन अपने पास। लेकिन चिप के अंदर ये पावर मौजूद है कि आप उसमें डेटा की कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं, रन टाइम के ऊपर जो है वो क्रिप्टोग्राम्स जनरेट कर सकते हैं, रन टाइम के ऊपर चिप जो है वो खुद पिन को वैलिडेट कर सकती है बगैर ऑनलाइन जाके और ईश्वर के पास जाके खुद ही अपने पास वैलिडेट कर ले। ये भी देखते हैं। लाइक इस तरह की चीजें चिप लेकर आई है जिस वजह से हम इसको इतना कह रहे हैं कि इसने उन इश्यूज को हैंडल किया। इसका बेसिक फ्लो क्या है ईएमवी का, मतलब जब आप, मैंने भी आपको ये मैक्स ड्राइव का पीछे फ्लो दिखाया, ऑनेस्टली इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता इसके अंदर। ट्रैक डेटा रीड होता है एंड बस ट्रांसमिट होता है। चिप ने कुछ
पॉस्ट टर्मिनल ने कोई वैलिडेशन एज सच एक्स्ट्रा नहीं की, जो थोड़ी बहुत वैलिडेशन होगी वो यहाँ इशूअर के पास आके होती है। अभी जब आप ईएमवी में देखेंगे तो आपको बुनियादी फर्क नजर आएगा कि इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज दैट द कार्ड इज, लेट्स से इसको हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं। मैंने कार्ड डिप किया, चिप कार्ड मैंने इसको पोस्ट टर्मिनल के अंदर डिप किया। जो पहली चीज होगी वो ये होती है कि आप बेसिकली द टर्मिनल रीसेट्स, द कार्ड रीसेट्स, इट्स बेसिकली सेटिंग इट अप फॉर अ ट्रांजैक्शन। सो द कार्ड नोस कि ठीक है जी इट्स टाइम फॉर अ ट्रांजैक्शन। जो पहली चीज होती है दैट इज अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस। अब ये एप्लीकेशंस क्या हैं? जैसे मैंने कहा था ना आपसे, ये चिप की एक पावर है कि इसमें यू कैन डू अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें से एक चीज ये है कि दिस चिप स्टोर्स अ लॉट ऑफ एआईडीज इन इट। इसको हम एप्लीकेशन आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ये जो हर एप्लीकेशन है ना, ये इन इटसेल्फ एक समझ लें सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है। वो कार्ड जो कि बेसिकली पोस्ट टर्मिनल को ये बताती है कि अब आपने बिहेव कैसे करना है, और वो कार्ड को बताती है कि इस कार्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट में दो कार्ड्स हैं। जो ऊपर वाला कार्ड है वो कार्ड है जिसको हम पीछे देखते आए, राइट। जो दूसरा कार्ड है उसमें और पहले कार्ड में एक बुनियादी फर्क है। आई होप इट्स अपेरेंट टू ऑल ऑफ यू। वो आप ये देखें कि ऊपर वाले कार्ड के अंदर तो मैंने सिर्फ पेपाक की स्कीम है, लेकिन नीचे वाले कार्ड पे पेपाक भी लगा हुआ है और यूनियन पे भी लगा हुआ है। अब देखने में दिस इट लुक्स लिटिल काउंटर इंटुइटिव, बट एक्चुअली ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है अब हमारे। तो ये इसको को बैच्ड कार्ड कहते हैं, और ये जो को बैच कार्ड्स हैं ये तो अब इशू होने लगे हैं हमारे पास, काफी बैंक्स करने लगे हैं। उसका रीजन ही एक्चुअली वो है जो हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम देखी थी कि पेपाक के कार्ड्स में एक गैप ये है कि आप उनको सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसके पास ये कार्ड इशू हुआ हुआ है और मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो इट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। पुराने जमाने में क्या होता है, जब इस तरह की सिचुएशंस होती थी, जब पहले ये सिस्टम्स इतने ओपन नहीं हुए थे, लैंडस्केप्स डेवलप नहीं हुए थे, तो आपको बेसिकली ट्रैवल कार्ड या प्रीपेड कार्ड या चार्ज कार्ड इस्तेमाल करने पड़ते थे, जो कि खास ट्रैवल कार्ड्स कहलाते थे। उनको आप मुल्क से बाहर लेके जाते थे। फिर अब जब सिस्टम्स इतने ओपन हो गए, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो गया, तो वो एक ही कार्ड हर जगह चल जाता है। लेकिन यही इशू हमको अभी पेपाक के केस में, क्योंकि अभी पेपाक के केस में वो इस तरह से ओपन नहीं हुआ है लैंडस्केप। तो इसको किस तरह से एड्रेस किया गया कि इस चिप के अंदर जो है वो दो एप्लीकेशन आपने डाल दी। एक एप्लीकेशन पेपाक की है और एक एप्लीकेशन यूनियन पे की है। यानी कि मैं जब कार्ड किसी टर्मिनल में डालता हूँ, किसी एटीएम पे डालूं, किसी पोस्ट टर्मिनल पे डालूं, तो वो देखता है कि कौन सी प्रोफाइल अप्लाई करनी है, कौन सी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी है, पेपाक की एग्जीक्यूशन करनी है या यूनियन पे की एग्जीक्यूशन करनी है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर होंगे फर्ज करें, तो वो पेपाक एग्जीक्यूट करेगा। वो बोलेगा कि ये डिफॉल्ट पे है, मैं पेपाक को के ऊपर ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ। अगर फर्ज करें आप मुल्क के बाहर हैं, तो जैसे ही आप उसको टर्मिनल में डालेंगे, चिप ये डिसाइड करेगी, कंप्यूट करेगी कि क्या पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं, मुझे अभी पेपाक इस्तेमाल करना चाहिए या यूनियन पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो पहला बुनियादी फर्क आ गया, राइट। ये आपके पास सारी एप्लीकेशंस लिस्ट हो गई। एप्लीकेशंस के बाद एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई, जैसे मैंने कहा वो चिप पे डिसाइड करती है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। फिर कुछ डेटा वो अक्वायर करेगी चिप से। चिप से मुराद जो है वो डेटा से वैसे मुराद यहाँ पे ये वो चीजें हो गई जो हम पीछे ट्रैक में भी देख रहे थे। आपका पैन नंबर हो गया, आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो क्या होते हैं आपके पास, लेट्स से अगर मैक्स स्ट्राइप कार्ड है, तो वो मैक्स स्ट्राइप कार्ड सिर्फ आपका स्वाइप होगा कहीं पे। आपने मैक्स स्ट्राइप पे स्वाइप कर दिया लेट्स से, फिर आप बोले मैंने पिन भी सेट की हुई, तो आप कोई पिन डाल देंगे। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ योर वैलिडेशन। या पिन नहीं भी डालेंगे, वैसे स्वाइप एंड पिन बड़ा इट्स नॉट कॉमन एट ऑल। यूजुअली जब स्वाइप होता है तो वो आपसे सिग्नेचर लेते हैं। तो आपने स्वाइप किया और सिग्नेचर आपका मैच हुआ। ईएमवी के केस में क्या होगा आपके पास, आप जैसे ही ट्रांजैक्शन में कार्ड डिप करेंगे, वो आपसे कोई ना कोई पिन लेगा। उस पिन के अगेंस्ट समटाइम्स ये होता है, हम इसको कहते हैं ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन, कि वो चिप ही वैलिडेट कर रही होती है कि यार ये जो मैंने पिन, इन्होंने मुझे पिन दी है, ये एक्चुअली इनकी पिन है या नहीं है। वो किस तरह करती है लेकिन हम आगे देखते हैं एक मिनट में। लेकिन ये हो गई आपके पास ऑफलाइन पिन ऑथेंटिकेशन। इसी तरह ऑनलाइन पिन ऑथेंटिकेशन भी होती है कि आपके पास ये पिन इशूअर के पास भेज दें और इशूअर उसको वैलिडेट करे। जब इशूअर के पास जाएगी तो वो वही एचएसएम में जाके पिन कोड जो वो डिक्रिप्ट करके इनक्रिप्ट करके चेक करेगा कि वो जो इमेज उनके पास पड़ी है उससे मैच होती है या नहीं होती। इस तरह की चीजें करेगा। सो इट्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना आसान नहीं है कि आपने बस जो है वो, अगर फर्स्ट करें डेटा बीच में किसी तरह से अक्वायर कर लिया, कोई कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने मैक्स ट्राइब में, जिस तरह से था डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज थे, कहीं से करके अगर आपने डेटा पकड़ लिया, मैसेज इंटरसेप्ट करके उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाली, तो फिर आप खुद
रिक्वेस्ट उसके ऊपर हिट करते जाएं उस इन्फॉर्मेशन के साथ बार बार। लेट्स से मैक्सट्राइप में एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ये भी है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे हासिल हो गई तो मैं इशूअर सिस्टम के साथ कोई कनेक्टिविटी बना के कुछ करके फॉल्स ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट उसको भेजता जाऊं। जो मैंने मैक्सट्राइप से इन्फॉर्मेशन अक्वायर की आपकी, वो इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है, ईश्वर को तो नहीं पता होगा कि ये आप वाकई में नहीं है। वो तो वो ट्रांजैक्शन को ठक ठक करके अप्रूव करता जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, इट्स डायनामिक। व्हेन आई से डायनामिक, व्हाट आई मीन इज कि एवरी टाइम यू बेसिकली स्टार्ट अ ट्रांजैक्शन, ये जो चिप होती है ये कुछ पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर एक क्रिप्टोग्राम बनाती है। उस क्रिप्टोग्राम के अंदर, और इसको मैं डायनामिक इसलिए कह रहा हूँ कि वो इन दैट पॉइंट इन टाइम जो डेटा अवेलेबल होता है उससे करती है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइम। there's a whole list of EMV tags actually, कोई तकरीबन कई सैकड़ों 20 से ज्यादा EMV टैग्स होते हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं। उनकी बेसिस के ऊपर एक क्रिप्टोग्राम बनाती है और वो क्रिप्टोग्राम ईश्वर के पास जाता है, वो उस क्रिप्टोग्राम को वैलिडेट करती है। तो एक क्रिप्टोग्राम एक वक्त में सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने अगर मेरा फर्स्ट करें इन्फॉर्मेशन हासिल कर भी ली किसी तरीके से, कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और आप उसको जनरेट, आपने बीच में से वो मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया, उस मैसेज को स्टोर करके आप रिपीट करते रहें तो कोई फायदा नहीं होगा। मैक्सट्राइप के अंदर वो फायदा हो जाता, इस केस में नहीं होगा क्योंकि वो क्रिप्टोग्राम पे जाके वैलिडेट ही नहीं होगा। वो पैरामीटर्स जब चेंज हो गए, जब ट्रांजैक्शन टाइम चेंज हो गया, उसकी अमाउंट चेंज हो गई, तो फायदा ही नहीं होगा। सो कार्ड होल्डर वेरीफाई होता है आपके पास, रिस्ट्रिक्शंस प्रोसेस होती हैं कुछ ना कुछ। ये जो दो तीन यहाँ पे स्टेजेस हैं, प्रोसेसिंग रिस्ट्रिक्शंस, मैनेजिंग रिस्क, ये भी सारी चीजें अगेन एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। जैसे मैंने कहा चिप की ये कंप्यूटेशनल पावर है, उसके अंदर ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि रिस्क मैनेजमेंट वो कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेड अपने एंड पे लेयर कर रहा होता है। रिस्क मैनेजमेंट इस तरह की कि हम चिप के अंदर इस तरह के रूल्स भी एम्बेड कर देते हैं कि एक वक्त में लेट्स से इस इतनी से ज्यादा ट्रांजैक्शंस ना हो, या इस तरह की इस जो है वो फॉर एग्जांपल अमाउंट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन के ऊपर पिन लगाओ, इससे कम के ऊपर ना लगाओ। ये सारी चीजें पर्सनलाइजेशन के टाइम पे ना चिप के अंदर एम्बेड हो जाती है। और ये वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी है जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था, आगे आके बताऊंगा कि ये कार्ड परसों हर कोई नहीं कर रहा होता है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसकी सर्टिफिकेशंस, टेक्निकल एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल काम होता है, इसको हर कोई नहीं टेकअप कर सकता, इसलिए इसके स्पेसिफिक परसों ब्यूरोज बने हुए होते हैं। बड़े बैंक ये काम खुद कर लेते हैं, लेकिन छोटे बैंक को ये करने में काफी दिक्कत होगी। तो वो जो रिस्क प्रोफाइल हर चिप के अंदर, हर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होती है, राइट। जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको, यूनियन पे और पेपार्क। पेपार्क की अपनी रिस्क प्रोफाइल होगी, यूनियन पे की अपनी रिस्क प्रोफाइल होगी। पेपार्क के अपने पैरामीटर्स होंगे, यूनियन पे के अपने पैरामीटर्स होंगे। अ, हो सकता है इन दोनों के कार्ड नंबर्स डिफरेंट हो सकता है कि इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज एंड वेरिएशंस मौजूद है आपके पास। तो इन सब की बेसिस के ऊपर टर्मिनल पर डिसाइड करता है कि हमने अब करना क्या है एक्चुअली। इसमें एक चीज और भी होती है जिसको कहते हैं कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन मेथड, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, तो उसको मैं तब के लिए रखता हूँ। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ इट, कि टर्मिनल भी ये डिसाइड करता है कि अब ट्रांजैक्शन आगे लेके किस तरह चलनी है। मैं इनसे पिन लूँ, मैं इनसे पिन मांगू, मैं इनसे बस ट्रांजैक्शन ऐसे ही कर देता हूँ, इनसे बोल दूंगा रसीद पे साइन कर दें, या मुझे कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। सिर्फ 500 रुपए की या 400 रुपए की ट्रांजैक्शन है अगर फर्ज करें, तो उस पे इशूर भी बोलता है कि यार क्यों टाइम जाया कर रहे हो, ऐसे ही कर दो, कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर अब 50,000 की ट्रांजैक्शन होगी तो एकदम से सिनेरियो चेंज जाता है, तो फिर तो वो आपकी वैलिडेशन करेगा। तो ये इस तरह की चीजें भी डिसाइड हो रही होती है। कुछ डिसीजन टर्मिनल लेता है, इस सारे फैसले के बाद कुछ डिसीजन कार्ड भी लेता है। मतलब ये भी पॉसिबल है आपके पास कि इस पूरी ऑथेंटिकेशन फेज से गुजरने के बाद जब आप वापस कार्ड के पास आए, तो चिप ये डिसाइड कर ले कि नहीं यार, समथिंग इजंट लुकिंग राइट। क्योंकि फॉर एग्जांपल पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज तो बहुत सारे हो सकते हैं आपकी। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, चिप कॉम्प्रोमाइज हो गई, चिप कॉम्प्रोमाइज हो गई, या स्ट्राइप कॉम्प्रोमाइज हो गई, या आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। फर्स्ट करें पीछे बैंक का होस्ट ही कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ, ऐसा हो चुका है पीछे। वी हैव थिंग्स दैट आर कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक्स। उसमें ये होता है कि लेट्स से अक्वायर और इशूअर के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, उसमें कहीं किसी एक पॉइंट के ऊपर जो भी मेलफिशेंट एंटिटी है, या कह रहे हैं जो भी हैकर्स है, या जो भी नेगेटिव कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को बेसिकली बीच में पोजीशन करके किसी दूसरी एंटिटी का जो है वो जो है वो रूप इख्तियार कर लेता है। वो ये कहता है कि जैसे लेट्स से इशूअर है, होस्ट है, उसे ट्रांजैक्शन ऑथराइज करनी है, कोई हैकर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके बीच में आके
स्कीम से बात करने लगे, बोले मैं ही हूँ इशूअर सिस्टम, मुझसे बात करो, और वो ट्रांजेक्शन ठक 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 अप्रूव करता जाए। ऐसा हो चुका है। ऐसे केस में भी क्या हुआ कि जब आपके पास होस्ट के एंड से क्रिप्टोग्राम्स भी जनरेट होते हैं, जिस तरह हमने अब तक बात की ना, चिप ये क्रिप्टोग्राम जनरेट करती है, उसमें ईएमपी टैग इस्तेमाल होते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता है, 10 चीजें करके वो एक क्रिप्टोग्राम बनाती है, उसको किसी पिन जो आपके पास एक शेयर्ड मास्टर की होती है इन ऑनलाइन केस, इन ऑफलाइन केस ये एसिमेट्रिक कीज होती है, पब्लिक प्राइवेट कीज की पार्टनरशिप होती है। उन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं वो एक क्रिप्टोग्राम बना के भेजता है होस्ट को, और फिर होस्ट उसी को वैलिडेट करता है। इसी तरह होस्ट भी अपना एक बना के चिप को भेजता है और चिप उसको अपने पास वैलिडेट करती है। तो यानी कि अगर दोनों में से कोई एक एंड भी कॉम्प्रोमाइज हो तो दूसरा एंड पहचान सकता है इस चीज को। सो दैट इज आल्सो अ फीचर ऑफ दिस चिप। तो कार्ड आल्सो डिसाइड्स कि हमने ये ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी, इस ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन परफॉर्म करना है या ऑफलाइन परफॉर्म करना है। इन सम केसेस चिप के अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑफलाइन ही ट्रांजैक्शन कर ले, ऑफलाइन ही ट्रांजैक्शन कर ले। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑनलाइन ऑथराइजेशन के लिए नहीं जा रहे, अगर कोई चाहे वो लो टिकट वैल्यू है तो वो ऑफलाइन टर्मिनल पे रहते हुए चिप ही उसको ऑथराइज कर देता है कि यार ठीक है ये ट्रांजैक्शन कर लें, ये हम बाद में सिंक कर लेंगे, इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए हमें जाके पिन वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऑफलाइन ही कर देता हूँ वैलिडेट। तो ये आपके सारे स्टेजेस बेसिकली होते हैं, सरसरी हमने देखे हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द स्पेसिफिक स्टेजेस कि यार पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। Like I said, the purpose of these sessions is to get you acquainted with these concepts. So let's just quickly look at the transaction flow over here. So an EMV chip based online transaction flow, और इसको correlate करिएगा जो भी हमने max type वाला flow देखा है उससे थोड़ा सा। So the first thing that happens is कि आपने कार्ड टर्मिनल में डिप किया, इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने बात की थी ना कि एक क्रिप्टोग्राम बनाते हैं, वो उस क्रिप्टोग्राम को बेसिकली ARQC कहा जाता है। So that's basically the acquire request cryptogram essentially. अब ये जब जनरेट होता है आपके पास यूजिंग EMV टैग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, वो आप देखें अब जो है वो बेसिकली होता है कि ARQC इज जनरेटेड बेस्ड ऑन 3 कंपोनेंट्स, स्पेसिफिक EMV टैग्स। इन टैग्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो मैं कह रहा हूँ, जो कि डायनामिक होती है आपके पास। फिर एक कार्ड मास्टर की होती है, ये जो कार्ड मास्टर की होती है, हम ऑनलाइन की जब बात करें तो हम उसमें कार्ड मास्टर की इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बेसिकली सिमेट्रिक की दैट इज एक्सट्रैक्टेड और जनरेटेड फ्रॉम द इशूअर्स मास्टर की। तो इशूअर जो आपके पास है, जिसने भी आपको कार्ड इशू किया है, वो जो CMS सिस्टम है, उसने कोई ना कोई उसकी एक मास्टर की होगी, और उस मास्टर की को यूज करते हुए वो एक कार्ड मास्टर की जनरेट कर रहा है, वो हर कार्ड के लिए यूनिक होगी। वो जो कार्ड मास्टर की है वो पर्सनलाइजेशन के टाइम के ऊपर कार्ड की चिप के अंदर एम्बेडेड होती है, उसी को फिर वो इस्तेमाल कर रहा होता है। और बाय द वे ये चिप इस तरह से, शायद मैंने इस पॉइंट को एलैबोरेट नहीं किया पीछे, कि जिस तरह से मैक्स टाइप को आपने स्किमर के थ्रू रीड कर लिया ना, इस तरीके से आप चिप को रीड नहीं कर सकते। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जैसे एक एग्जांपल दी मैंने, स्किमर डिवाइसेस कितनी आसानी अब तो बहुत कॉमन है, $20-25 की मिल जाती है, वो तो हर बंदा खरीद सकता है। चिप को कॉम्प्रोमाइज करने वाली टेक्नोलॉजी एक तो कॉमन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और शायद अगर कुछ है भी तो अब आई मीन दोस थिंग्स इन इटसेल्फ कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो इट्स नॉट समथिंग जो आपके पास डॉलर वॉल में कोई लगा के खड़ा हुआ होगा ATM के ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। उस तरह के रिस्क तो खत्म हो जाते हैं उसके अंदर। बट नथिंग इज 100%, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं। शायद इस सेशन के बाद आप लोग निकल के ये ना सोच रहे हो मैंने इतने चिप 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 कर लिए, आप बोलेंगे बस चिप ही दुनिया है। ऐसा नहीं है, चिप भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेकिन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू इट ऑन एन एवरीडे बेसिस या इन मोस्ट फ्रॉड केसेस। So the thing that happens is when you dip the tip, when you dip the card, is के you generate an ARQC जो कि इन 3 चीजों से बन रही है, कार्ड मास्टर की से, कुछ EMV टैग्स और हैश फंक्शन से। ये ARQC जो है वो बेसिकली आपके पास, हम जब ISO 8583 मैसेज के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट फील्ड्स, एक डेटा एलिमेंट 55 होता है, उसके अंदर ये EMV की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। उस टैग, इन टैग्स को, इस इन्फॉर्मेशन को इशूअर यूज करता है अपने क्रिप्टोग्राम वगैरह जनरेट करने के लिए और काम करने के लिए। पर ये जब रिक्वेस्ट जाती है होस्ट के पास, तो होस्ट बेसिकली ARQC को वैलिडेट करता है, और कैसे करता है, वो बेसिकली अपने पास भी ARQC जनरेट करता है। यानी कि जिन पैरामीटर्स की बेसिस पे आपने ARQC जनरेट किया है ना चिप ने, वो EMV टैग्स को इस्तेमाल करते हुए HSM के अंदर खुद भी एक ARQC बनाता है, और फिर दोनों ARQCs को मैच करता है कि यार ये दोनों दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सही है। तो ये तो ईश्वर के एंड पे वैलिडेशन हो गई, जो कि ये चीज गारंटी करती है कि ट्रांजैक्शन वाकई में कार्ड से आई है। इसी तरह
होस्ट एक ARPC बनाता है। अब ये ARPC क्या होती है, जिस तरह से ARQC आपके पास एक्वायर वाले एंड से वहां से आ रही थी, इसी तरह से ये उस रिक्वेस्ट की बजाय रिस्पॉन्स होती है, एप्लीकेशन रिस्पॉन्स कोड। अब ये जो एप्लीकेशन रिस्पॉन्स कोड होता है, ये चीज फिर वापस जाती है, तो इसी तरह से चिप उसको वैलिडेट करती है। और जब चिप उसको वैलिडेट करती है, तो ये वो दोनों एंड की वैलिडेशन होगी, जो मैंने कहा था ना आपसे कि मैन इन द मिडल अटैक, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, कि वो दोनों एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे होते हैं कि क्या तुम वाकई में वो हो जो तुम कह रहे हो। ये सवाल एक दूसरे से वो पूछते हैं। अब दोनों के जनरेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। अगेन ये टेक्निकलिटीज है, तो मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि ARQC तो हमने देखा 3 चीजों से मिलके बनती है। ARPC जो होती है वो बेसिकली ज़ोर, आई होप आप में से लोगों को ज़ोर का आइडिया होगा। ज़ोर बेसिकली दीज आर डिजिटल DLD कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बूलियन फंक्शंस होते हैं आपके पास, जो यानी कि 0 0 इज वो वाले जो पूरे टेबल हमने देखा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ज़ोर का फंक्शन अप्लाई करके इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है ऑथराइजेशन रिस्पॉन्स के साथ। ARPC जो है वो जनरेट हो जाती है आपकी, और वो ARPC पे शेयर हो जाती है मास्टर की से अगेन इनक्रिप्ट करके। यानी कि आपके पास एक ARQC आई, आपने ARQC को ज़ोर किया ऑथराइजेशन रिस्पॉन्स को उसके कोड के साथ जो कि होस्ट ने जनरेट किया होगा। ये दोनों जब ज़ोर हो गए एक दूसरे के साथ, एक रिजल्ट आया, तो उसको आपने कार्ड की मास्टर की से इनक्रिप्ट कर दिया। इसी चीज को जब आप पीछे चिप के पास लेके जाते हैं, तो चिप अपने पास इस ARPC को उसी तरीके से जनरेट करके वैलिडेट करता है। यानी कि ARQC को वो भी ज़ोर करके चेक करेगा, अगर एग्जैक्ट सेम ARPC बनती है, यानी कि दोनों ARPC मैच कर रही है, जो होस्ट से आई है और जो चिप ने खुद जनरेट की है, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड, जो बेसिकली ऑथेंटिकेशन वैलिड हो जाएगी, चिप वैलिडेट हो जाएगी आपके पास। सो इट्स प्रीटी क्लियर कि आप इसमें देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया EFB की वजह से। वो जो पीछे एक स्टैटिक ऑथेंटिकेशन हो रही थी, यहाँ पे हमने उसको डायनामिक कर दिया। इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट है EMV से रिलेटेड, वो है कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन मेथड्स का। जैसे मैंने बताया था आपको कि टर्मिनल पे ये डिसाइड करता है कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह करनी है, और उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई आपके पास लेट्स से ऑफलाइन पिन की अगर हम बात करें, हम ये 3 CVMs देखते हैं, ऑफलाइन पिन, सिग्नेचर एंड नो CVM रिक्वायर्ड। ऑफलाइन पिन का मतलब ये है कि टर्मिनल और चिप आपस में ही एक दूसरे से बात करके ये डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है, दिस इज एन ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन। होस्ट के पास चिप लेके जाने, पिन लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, होस्ट ने पिन वैलिडेट करनी ही नहीं है, चिप ही वैलिडेट कर लेगी कि ये पिन है या नहीं है। और चिप के अंदर बेसिकली जो उसका जो क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, वो दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि वो कर सकते हैं, उसके अंदर भी एक पिन की इमेज रिजाइड कर रही होती है। ऑफलाइन पिन के अंदर केस क्या होगा, आप कार्ड होल्डर जो है वो कार्ड इंसर्ट करेगा, अपनी पिन एंटर करेगा, जो पिन है वो चिप और पॉस्ट टर्मिनल के बीच में वेरीफाई हो जाती है। तो पिन वैलिडेशन के लिए हम होस्ट के पास नहीं जा रहे, राइट। ये जब मैं ऑफलाइन पिन कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो रही है, पीछे फंड्स की ऑथराइजेशन तो होस्ट ही देगा, जो इशूअर सिस्टम है। लेकिन पिन की वैलिडेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, जब ट्रांजैक्शन मैसेज जा रहा होगा ना, तो हम पीछे जो बात कर रहे थे कि वो डेटा एलिमेंट 55 एक होता है, वो उस डेटा एलिमेंट 55 के अंदर लिखा हुआ यही होगा कि ये ऑलरेडी पिन वैलिडेट हो चुकी है। पीछे फिर आपके पास ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन हो जाएगी और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह सिग्नेचर को अगर हम एज अ कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन मेथड यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ कार्ड इंसर्ट होगा, ट्रांजैक्शन होस्ट के पास जाएगी, ऑथराइज हो जाएगी, रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, कार्ड होल्डर सिर्फ रिसीप्ट के ऊपर साइन कर देता है। दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ अस एक्चुअली डू टुडे इन पाकिस्तान। हमारे पास सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट अभी भी काफी ज्यादा है। लेकिन आपने ये नोट किया होगा, आई होप, कि जब आप पिन डालते हो तो आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स बेसिकली द पॉइंट ऑफ इट, राइट, कि वो चिप एंड पिन कहा इसलिए जाता है कि चिप और पिन के अंदर ही पूरी वैलिडेशन हो गई, तो फिर सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। सो यू डोंट नेसेसरली हैव 2 CVMs एट द सेम टाइम, नॉट नेसेसरली, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स इम्पॉसिबल, बट नॉट नेसेसरी। एंड द थर्ड ऑप्शन इज नो CVM एट ऑल, यानी कि आप कोई कार्ड होल्डर की वेरिफिकेशन ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ कार्ड डालेंगे, रिक्वेस्ट होस्ट के पास जाएगी, ऑथराइजेशन आ जाएगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ CVMs है ना, इनके अपने अपने फिर यूज केसेस हैं। तो आप किसी केस में शायद कोई सा इस्तेमाल करें, और किसी केस में शायद कोई सा इस्तेमाल करें। नो CVM रिक्वायर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था, कोई 400-500 रुपए की ट्रांजैक्शन है, तो जरूरत नहीं है वेरिफिकेशन में टाइम जाया करने की। सिग्नेचर आपके पास शायद, सिग्नेचर एंड पिन यूजुअली हमारी इंटरचेंजेबली यूज होती है, बट सिग्नेचर इज मोर ऑफ अ लेगेसी कॉन्सेप्ट।
सिग्नेचर की EMV ने उसको रखा ही इसलिए बेसिकली सिर्फ अभी भी शायद वो ना रखते अगर इसका और कोई रीजन ना होता, रेगुलेटरी रीजंस। कुछ मुल्क ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे ये ज़रूरत होती है कि आप फिजिकल सिग्नेचर रिसीप्ट के ऊपर लें कस्टमर से। सो दैट इज व्हाई अ सिग्नेचर हैज एक्चुअली स्टिल बीन केप्ट, वरना पिन के बाद एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है सिग्नेचर की, राइट? So that essentially covers the concepts that we talked about regarding EMV. ये वाला थोड़ा मुश्किल concept था. So if there are any questions, please. See, coming to the next and final topic for today, I understand शायद ये थोड़ा heavy हो गया. So this is the last slide and I'll just briefly go through this. इसके मैं detail में नहीं जा रहा आप लोगों के साथ. हमने जो the last half an hour or so of our conversation has been all about security, right? How EMV is giving us security. And the whole security is about card holder data. At the end of the day, the most important thing inside the card is the card holder data. The card holder data is everything that you need to make a transaction. ये हम उस चीज को कह रहे हैं, इसको CHD भी कहा जाता है. बहुत फ्रीक्वेंटली आप ये टर्म देखेंगे, कार्ड होल्डर डेटा इज कॉल्ड CHD. सो ये जो आपके पास CHD होता है, ये इसके कॉम्प्रोमाइज की क्या क्या पॉइंट्स हैं? आई मीन दो जगह कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना, या तो ये इन फ्लाइट हो, यानी कि ट्रांजैक्शन कोई कहीं से आ रही हो जा रही हो अक्वायर से इशूअर के बीच में और मैसेज कॉम्प्रोमाइज हो जाए. सो दैट इज वन पार्ट, तो वन थिंग दैट कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड. द अदर इज कि आपके पास कार्ड डेटा कहीं पड़ा हुआ है, आप CMS में पड़ा हुआ है या कहीं और अगर पड़ा हुआ है फर्ज करें, तो वो वहां से कोई एक्सट्रैक्ट कर ले, हैक कर ले सिस्टम को, डेटाबेस डंप निकाल ले, कुछ कर ले, तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. इन दोनों में ऑब्वियसली हमें कार्ड को सिक्योर तो करना है. सो इन फ्लाइट की तो हमने जो पीछे पूरी अभी एक EMV की बहुत सरसरी ब्रीफ देखी है, डिस्क्रिप्शन वो हमें बताती है कि इन फ्लाइट हम किस तरह कार्ड डेटा सिक्योर कर रहे हैं. वो जो क्रिप्टोग्राम्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो आपके पास होते हैं, उनके साथ तो कोई कुछ नहीं कर सकता. वो मैसेज रख के बैठ जाए अपने पास, भले दिन भर देखता रहे मैसेज को बैठ के, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके साथ कोई फायदा नहीं है. कुछ कर भी ले तो जो अगला मैसेज जाएगा वो पिछले वाले से डिफरेंट होगा, तो करने का फायदा भी नहीं है. क्यों मेहनत करे फिर. सो इन फ्लाइट तो हमने इसको EMV को स्टैंडर्ड्स के थ्रू सिक्योर कर लिया. लेकिन अगर वो CMS सिस्टम के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो CMS के भी तो फिर कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए सिक्योरिटी का, जो ये इंश्योर करे कि वो डेटा कोई जाके एक्सेस ना कर सके, एट रेस्ट उसको हैक ना कर सके, एक्सट्रैक्ट ना कर सके. तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम PCI DSS कहते हैं, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड. ये जो स्टैंडर्ड है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर पे अप्लाई होता है आपके. इसी तरह एप्लीकेशंस के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, इसको PADSS कहा जाता है, पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड. वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना और सॉफ्टवेयर के लिए स्टैंडर्ड्स हैं कि जो भी सिस्टम होगा जिसमें कार्ड डेटा मैनेज होगा, जैसे कि CMS है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए. उसमें वो सिक्योर कोडिंग टेक्निक्स सिस्टम का बताते हैं, किस तरह सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, उसमें पैचेस लगेंगे तो किस तरह होंगे, पैचेस निकलेंगे तो किस तरह निकलेंगे, वो पूरी फिर उसके अंदर एक साइंस होती है PADSS के अंदर. So that's not something I want to discuss right now. बहुत लंबा हो गया already. So I would want कि हम इसे कट शॉर्ट करें. जो ये PCI DSS वाला पार्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से, तो वो उसके अंदर इस तरह की चीजें इन्फोर्स कराते हैं कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में फायरवॉल्स भी इस्तेमाल करें. आपके पास जो डेटाबेस है वो हमेशा इनक्रिप्टेड होना चाहिए, इवन एट रेस्ट इफ इट्स देयर, इट शुड ऑलवेज बी इनक्रिप्टेड, ताकि अगर कोई आके हैक करके एक्सट्रैक्ट भी कर ले तो उसके किसी काम का ना हो. आपके एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्वियसली फिर एंटीवायरसेस और ये सारी चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए, अपग्रेडेड होनी चाहिए. जिस भी फैसिलिटी में CMS सिस्टम लगा हुआ है उसकी एक्सेस हर किसी के पास नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए. सो फिजिकल इस तरह के कंट्रोल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं सारे. टाइम टू टाइम वर्नेबिलिटी टेस्ट और स्कैन्स होने चाहिए, आपकी सारी पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ दैट PCI DSS प्रोटोकॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि जो कार्ड डेटा आपका पड़ा हुआ है ये हमेशा सिक्योर है, वो बैंक में पड़ा हो या कहीं भी पड़ा हो. सो दैट एसेंशियली कवर्स द टॉपिक्स फॉर टुडे. कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स, कार्ड्स, मैक्सट्राइप कार्ड्स वर्सेस EMV कार्ड्स, EMV ट्रांजैक्शंस किस तरह होती हैं एंड एवरीथिंग. सो वो हमने सारा देखा. So I'll call it a day for today's session.